हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नरोत्तम सिंह फिर से आ गया हूँ आपके पास, आपके सामने और एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए कंसेप्ट और नए टॉपिक के साथ जो रिलेटेड है आपकी क्लास 12 से। किससे रिलेटेड है? क्लास 12 से। और इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मास एनर्जी के बारे में। बेटा न्यूक्लियस चल रहा था अपना, क्लास 12 का चैप्टर है न्यूक्लियस, और इसमें अब हम आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे किसकी? मास एनर्जी की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे मास एनर्जी की। इस टॉपिक में बात करने वाले हैं हम मास एनर्जी के बारे में। अब ये क्या है भाई? ये एक रिलेशन है मास और एनर्जी का। क्या रिलेशन है? तो क्या रिलेशन है ये मास और एनर्जी का? ये हमें दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसको मास एनर्जी के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो बेटा, ये कोई लकड़ियाँ हैं। क्या हैं? लकड़ियाँ। ठीक है। और कितने केजी हैं ये? 5 केजी। इनका मास क्या है? 5 केजी है। मान लो ये लकड़ियाँ हैं और इनका मास कितना है? 5 केजी है। और बेटा जब इनको हम जला देते हैं, इन लकड़ियों को जला देते हैं, तो यहाँ क्या बचता है? राख बचती है लगभग कितनी? 100 ग्राम। कितनी राख बचती है? 100 ग्राम राख बचती है। तो बेटा बाकी का जो मास है वो मास कहाँ गया? आज गर्मी ज़्यादा है बेटा, तो बाकी का जो मास है वो कहाँ गया? तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भाई 5 किलो लकड़ियां हैं और उनको हम अगर जला देते हैं तो हमें 100 ग्राम राख मिलती है, 100 ग्राम राख बचती है जलने के बाद। तो बाकी का जो वेट है, बाकी का जो मास है वो कहाँ गया? तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? हीट एनर्जी में। जो हमें एनर्जी मिली है उस हीट में कन्वर्ट हो जाता है। और यही जो मास एनर्जी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम मास और एनर्जी के इक्विवेलेंट के बारे में बात करेंगे कि मास और एनर्जी दोनों में रिलेशन क्या है। तो ये जो मास में जो डिफेक्ट आएगा, कितने का आया? ये आया कोई 4 किलोग्राम एंड 900 ग्राम का, 4.9 केजी। कितना आया? 4.9 केजी का डिफेक्ट आया। तो ये जो डिफेक्ट है वो कन्वर्ट हो गया किस में? एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया? हीट एनर्जी में। तो बेटा जो मास एनर्जी के बारे में हम जो चर्चा करेंगे, तो ये जो मास और एनर्जी में जो रिलेशन सबसे पहले जो दिया था वो दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और उन्होंने क्या कहा था? एक रिलेशन दिया था हमें कि जो एनर्जी है वो मास से किस तरीके से रिलेटेड है, वो इस तरीके से रिलेटेड है। इसको हम मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन बोल सकते हैं, जहाँ पर ये जो E है ये एनर्जी है, M जो है ये मास है, और ये जो C है स्पीड ऑफ लाइट। C क्या है? C है बेटा स्पीड ऑफ लाइट। क्या लिखते हैं C की वैल्यू? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जो C है उसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी की चर्चा आगे करेंगे।
हो गया बेटा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, मास और एनर्जी इक्वलेंस की। तो एनर्जी मास से इक्वलेंस हो गई इस रिलेशन से, ये एक रिलेशन होगा मास में और एनर्जी में। क्लियर है। अब हम आगे इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, आपके एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, एनसीईआरटी में गिवन है। और क्या एग्जांपल है वो आपके स्क्रीन पर आगे शो हो रहा है। तो बेटा एग्जांपल कुछ ऐसे है कि कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। कोई 1 ग्राम सब्सटेंस है, मतलब मास कितना गिवन है, 1 ग्राम, और इसके लिए हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एनर्जी फाइंड आउट करनी है। किसके लिए, 1 ग्राम मास के लिए। तो यही मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन हम काम में लेंगे। E = mc²। सिंस कैपिटल E = mc², अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन, m 1 ग्राम है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में, किलोग्राम में। तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 10⁻³ किलोग्राम। कितना आ गया, 10⁻³ किलोग्राम। क्लियर है। फिर इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और इसके इक्वलेंट, मतलब इस मास के इक्वलेंट जो एनर्जी निकल कर आएगी वो निकल कर आ जाएगी यहाँ से। m की जगह क्या रखना है, 10⁻³ c की जगह क्या रखना है, 3 × 10⁸ और इसका होल स्क्वायर। आगे क्या करना है, होल स्क्वायर ओपन करना है, 3 का स्क्वायर 9, 10⁸ का बनेगा 10⁻16। कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 9 × बेस इक्वल हैं तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। 10⁻ कितना आएगा, 13, और यूनिट क्या लिख देंगे, जूल। तो भाई मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन से जो एनर्जी आएगी इस मास से रिलेटेड, उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, उसकी वैल्यू होने वाली है 9 × 10⁻13 जूल। तो बेटा यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा क्लियर है। अब देखिए, अगर इस एनर्जी को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, किसको, इस एनर्जी को, तो एक कन्वर्जन बताने जा रहा हूँ बेटा, काफ़ी इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है वो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी में रिलेशन है, यहाँ कन्वर्जन है जूल का किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो कैसे है वो बेटा, वो देखिए। तो यूनिट कन्वर्जन है वो, हम लिखते हैं, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना लिखा जाएगा भाई, ये लिखा जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल लिख देते हैं हम? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के इक्वल लिख देते हैं। तो अगर हमें जूल को कन्वर्ट करना है तो इसका इधर डिवाइड हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो है ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के इक्वल है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हम जूल को क्या लिख सकते हैं? सिंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतना, सो 1 जूल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 में डिवाइड हो जाएगा कितने का? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लिख सकते हैं हम 1 जूल को, मतलब इतने से डिवाइड कर दोगे अगर जूल को तो वो कन्वर्ट होके किस में आ जाएगा? वो कन्वर्ट होके आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अभी जो वैल्यू निकाली थी हमने, उस वैल्यू को अगर हम इससे डिवाइड कर दें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो वो जो वैल्यू है जो जूल में थी, एनर्जी की जो वैल्यू थी, वो किस में कन्वर्ट हो सकती है? वो आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर हम इसके बाद चर्चा करने जा रहे हैं किसके बारे में? वाइंडिंग एनर्जी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। क्लियर है बेटा? तो आज हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? वाइंडिंग एनर्जी के बारे में। और उसमें भी ये जो मास एनर्जी से रिलेटेड जो कंसेप्ट है ये चलने वाला है, इसलिए बेटा ध्यान देना टॉपिक पर और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। हिंदी में बोलते हैं इसको नाभिकीय बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 12th के लिए। क्लास 12th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो बेटा कंसेप्ट पर ध्यान देना है हमें और वीडियो को लास्ट तक देखना है। बिल्कुल स्किप करके देखोगे तो बेटा ये एडवांटेज आप खो दोगे। ये सारे जो कंसेप्ट हैं वो जो भी हैं वो कंसेप्ट वो आपके स्किप करने में ही निकल जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना ना भूलिए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की। और मास एनर्जी के कंसेप्ट से हम ये समझकर आ चुके हैं कि जहाँ पर भी अगर मास में क्या होगा? डिफेक्ट होगा। जहाँ भी मास में डिफेक्ट आएगा, एक अंतर आएगा मास में, तो वो जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो जहाँ भी मास डिफेक्ट आएगा वो मास डिफेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए बेटा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में होता क्या है कि ये एक न्यूक्लियस से रिलेटेड क्या है? एनर्जी है। किससे है? न्यूक्लियर से रिलेटेड एनर्जी है। और कैसे है देखो, जैसे मान लो बेटा अगर हम एक न्यूक्लियस का निर्माण करें, मान लो एक न्यूक्लियस का क्या होता है? निर्माण होता है। तो स्टार्टिंग में तो जितने भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो सब दूर दूर होते हैं। मान लेते हैं कि ये सारे न्यूक्लियॉन्स, जैसे ये प्रोटॉन हो गया, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन और ये भी क्या हो गया? न्यूट्रॉन हो गया। तो ये न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, और ये न्यूक्लियॉन्स एसोसिएट होकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस बनाते हैं। मान लो
अगर इनसे जब न्यूक्लियस का निर्माण होता है तो इन सब को कहाँ लाया जाता है, एक दूसरे के पास में लाया जाता है। क्लियर है? ये सारे न्यूक्लियॉन्स पास में आ रहे हैं और यहाँ ये क्या बना रहे हैं, ये न्यूक्लियस बना रहे हैं। ये मान लीजिए क्या बन गया, ये बन गया बेटा न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियॉन्स मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो ऐसा देखा गया, ऐसा पाया गया कि जैसे मान लो इसका मास क्या है, mn है। न्यूट्रॉन का मास ऑन न्यूट्रॉन इज mn, मास ऑन प्रोटॉन इज mp, we denoted the mass on proton by mp and mass on neutron by mn। ठीक है बेटा, इन सब का अलग अलग अपना क्या है, मास है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ऐसे है मान, सबका अपना अपना अलग अलग क्या है, मास है। तो ऐसा देखा गया कि जब जो न्यूक्लियॉन्स जब अलग अलग हैं, अगर उनका मास देखा जाए अलग अलग और इनका सबका मास हम ऐड करें और एक न्यूक्लियस का मास अगर हम देखें, मेजर करें या न्यूक्लियस का मास हम देखें, तो दोनों में एक डिफरेंस आता है, दोनों के मास में एक डिफरेंस आता है। कैसे आता है, जैसे ये मान लो क्या हैं, कितने प्रोटॉन्स हो गए, कैलकुलेट करके बताइए। 1 2 एंड 3, मान लो कितने प्रोटॉन्स हैं, 3 प्रोटॉन्स हैं। तो 3 प्रोटॉन्स का मास क्या लिखेंगे हम, 3 × mp, यही लिखा जाएगा। एक प्रोटॉन पर मास तो है mp और 3 प्रोटॉनों पर कितना मास हो गया, 3 mp हो गया। तो सारे न्यूक्लियॉन्स का जो मास है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना आएगा भाई, ये टोटल मास है प्लस न्यूट्रॉन को काउंट करो, न्यूट्रॉन कितने हैं, 1 2 एंड 3 न्यूट्रॉन्स हैं। तो नेट मास कितना हो गया न्यूक्लियॉन्स का, नेट मास हो गया 3 mp + 3 mn, ये नेट मास हो गया। क्लियर है, ये नेट मास हो गया। चलो, यहाँ तो हमको मालूम था कि 3 ही तो प्रोटॉन हैं और 3 ही क्या हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। 3 प्रोटॉन हैं और 3 ही न्यूट्रॉन्स हैं। लेकिन मान लो हमें एक न्यूक्लियस ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है, कैसे, सिंबॉलिक फॉर्म में। ये तो हमें दिख रहा है, इसकी अब बात नहीं करते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एक न्यूक्लियस है और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है ZXA। ऐसे लिख दो, नहीं ऐसे लिख देते हैं। क्लियर है, कैसे लिख रखा है सिंबॉलिक फॉर्म में, ZXA, ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। हम जानते हैं A क्या है, A है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। Z क्या है बेटा, Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है। तो मान लो ये वाला न्यूक्लियस है अपने पास, तो इस न्यूक्लियस के लिए हमें नेट मास निकालना है न्यूक्लियॉन्स का, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कैसे निकालोगे भाई, जैसे हमने ये निकाला ऐसे ही निकाल सकते हैं भाई। यहाँ 3 तो क्या था, 3 क्या था, 3 था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
यही था ना, मास ऑन ईच प्रोटॉन, मास ऑन ईच प्रोटॉन, ये था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और mn था मास ऑन ईच न्यूट्रॉन। यही था ना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। ये आपको अगर क्लियर है तो आगे मैं जो फॉर्मूला लिखूँगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा? हो गया हो तो अब आगे बात करते हैं। तो देखिए, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो अब अगर मैं मास की बात करूं इस न्यूक्लियस के लिए, किसकी बात करें? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होगा भाई? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा उस न्यूक्लियस के लिए? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा कितना? जेड। कितना होगा? जेड होगा। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, टोटल मास को समीशन एम से ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, समीशन एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं नेट मास को। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या लिखा था हमने उस न्यूक्लियस के लिए? जेड लिखा था। मास ऑन ईच प्रोटॉन क्या लिख रहा हूं मैं? वही एम पी। क्या बनेगा? जेड एम पी। तो ये तो जितने भी क्या थे प्रोटॉन्स थे उनका मास हो गया। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे काउंट करते हैं हम? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वही हम क्या करते हैं कि जो मास नंबर है उसमें से जेड को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या करूं? सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या बनेगा? प्लस का साइन लगा दूंगा, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो 3 की जगह क्या आने वाला है? ए माइनस जेड। 3 की जगह कितना आ गया? ए माइनस जेड। क्लियर है बेटा? और ईच न्यूट्रॉन पर जो मास है वो क्या है? वो mn है। तो जो टोटल मास है किसका? न्यूक्लियॉन्स का, वो ये निकल के आने वाला है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस एग्जाम्पल से ये हमने लिखा है कुछ इस तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। क्लियर है? तो ये तो आ गया क्या? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। टोटल मास के बाद अगर मैं बात करूं कि जो न्यूक्लियस का जो मास है, न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास है वो स्मॉल m है, मान लेते हैं। कितना है? स्मॉल m है। तो यहाँ मैं ये लिख रहा हूँ, इफ़ द actual mass of nucleus is small m, then mass defect और इस मास डिफेक्ट को मैं किससे लिख रहा हूँ? मैं इसको डेल m से लिख रहा हूँ। डेल m क्या निकल कर आएगा भाई? टोटल मास में से हम क्या घटा देंगे? मास ऑफ न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस के मास को अगर मैं घटा दूं इस टोटल मास में से, न्यूक्लियस के में से, तो क्या निकल कर आ जाएगा? मास डिफेक्ट निकल कर आ जाएगा कि जो मास में जो डिफेक्ट आया वो कितने का आया। अब ये वही वाला डिफेक्ट है जो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था, उधर हमने एग्जाम्पल में बात की थी। तो ये जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो आई कुछ बात समझ में आपको कि जो मास डिफेक्ट निकला है वो ही किस में कन्वर्ट होगा? एनर्जी में। और वो एनर्जी कौन सी होगी? वो बाइंडिंग एनर्जी होगी। क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ से अगर मैं समीशन m की ये वैल्यू पुट कर दूँ तो मास डिफेक्ट निकल सकता है, निकल सकता है ना। तो देखिए भाई यहाँ से डेल m क्या निकलना है? समीशन m की जगह तो मैं क्या लिख रहा हूँ? समीशन m की जगह लिखा था मैंने ZMP प्लस A माइनस ZMN, ये लिखा था। और इसमें से मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ किसको? मास को, न्यूक्लियस के मास को। तो ये डेल m निकल कर आ जाएगा। ये है आपका क्या निकल गया? मास डिफेक्ट। क्लियर है? तो ये मास डिफेक्ट आएगा डेल m। अब अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी कंसेप्ट, या ये लिख दूं अकॉर्डिंग टू एनर्जी मास इक्विवेलेंट इक्वेशन, क्या लिख सकते हैं? कैपिटल E इज इक्वल टू, क्या लिख देंगे भाई? जो मास डिफेक्ट आया है, अब डेल m से लिखा है तो ये भी क्या बनेगा? डेल E बनेगा। और ये जो है, तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी मास इक्विवेलेंट इक्वेशन, ये जो एनर्जी आएगी डेल E हम लिखते हैं डेल mc², या ऐसा करते हैं बेटा, E को लिखा मैंने, ये अपनी क्या है? मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन है। यहाँ हमें डेल m लिखना है, वो वाला मास लिखना है जितने का डिफेक्ट आया है। और ये जो एनर्जी बनेगी, ये एनर्जी क्या होगी? ये बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। क्लियर है? तो ये मास डिफेक्ट से अब हमें बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या बनेगी? देखिए, इस इक्वेशन से ही बाइंडिंग एनर्जी निकल कर आने वाली है। सो बाइंडिंग एनर्जी ऐसे लिख रहा हूँ मैं, सो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? डेल EB, E की जगह तो क्या लिखा? डेल EB, एंड M की जगह क्या लिख रहा हूँ? डेल M एंड c²। इसी इक्वेशन से लिखा है। किससे लिखा है? इस इक्वेशन से ही लिखा है, E इज इक्वल टू mc² से। क्लियर है बेटा? तो हमने इसको लिखा है उसी से, E इज इक्वल टू mc² से। तो यहाँ से डेल EB जो बाइंडिंग एनर्जी निकल कर आएगी न्यूक्लियस की, वो कितनी निकल कर आएगी भाई? डेल M की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? डेल M की जगह लिख सकता हूँ, क्या लिखेंगे? ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस का स्मॉल m, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? c² से। तो ये क्या निकल कर आ जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी निकल कर आ जाएगी किसकी?
न्यूक्लियस की, या हम ये कह दें जो भी न्यूक्लियॉन्स होंगे उनसे रिलेटेड जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ये होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम और भी बात करते हैं। क्लियर है? तो ये तो था बेटा यहाँ तक बाइंडिंग एनर्जी। छोटा सा कंसेप्ट ध्यान में रखना है, अगर न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस बन रहा है तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स वो ग्रेटर होता है और जो न्यूक्लियस का मास है उससे ग्रेटर होता है, इसलिए दोनों में एक डिफेक्ट निकल कर आता है। और ये जो मास डिफेक्ट है वो ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतने ही न्यूक्लियॉन्स अच्छे से बंधे हुए होंगे, किस में? न्यूक्लियस में। और अगर बाइंडिंग एनर्जी की जो वैल्यू है वो अगर कम है तो जो न्यूक्लियॉन्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ में बंधे हुए नहीं होंगे। ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है। मतलब न्यूक्लियस में अगर न्यूक्लियॉन्स हैवीली बाउंडेड होंगे तो बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर होगी, अगर लाइटली बाउंडेड होंगे तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? लो होगी। अब ये तो बात थी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब हर एक न्यूक्लियॉन पर बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होने वाली है। अभी तो हमने कितने न्यूक्लियॉन्स के लिए पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी को? हमने पढ़ा था ए न्यूक्लियॉन्स के लिए। हम ये लिख दें, सिंस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कैपिटल ए न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू क्या लिखा? डेल ई बी, यही लिखा था। अगर ए न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? डेल ई बी है, तो हर एक न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? भाई ए से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए से डिवाइड हो जाएगा। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू क्या बनेगा? ये बनेगा डेल ई बी, और ए से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये निकल कर आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। क्लियर है? तो ये निकल कर आ गई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर दो किससे? कैपिटल ए से, और जैसे ही आप बाइंडिंग एनर्जी को कैपिटल ए से डिवाइड कर दोगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकल कर आ जाएगी। तो ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आज का कंसेप्ट जो मास एनर्जी से रिलेटेड था और बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड था, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटा अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और बड़े दिलचस्प टॉपिक के साथ, और वो है बाइंडिंग एनर्जी और जो मास नंबर है उसके बीच में एक कर्व है। उसके बीच में क्या है? एक कर्व है। उस कर्व के बारे में बात करेंगे और न्यूक्लियस से रिलेटेड और भी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे। तो अपना अगला जो टॉपिक है वो है कर्व बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी एंड मास नंबर कैपिटल ए।
दोनों के बीच में एक कर्व है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो उसको पढ़ने के लिए चैनल को अभी क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो बेटा हमारा चैनल देखने के लिए और हमें इतना सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, नई एनर्जी नहीं, मतलब अपनी बॉडी में जो एनर्जी है उसके साथ। मैं ये बाइंडिंग एनर्जी या इन एनर्जीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मिलते हैं बेटा नई एनर्जी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हम चर्चा करेंगे किसकी, कर्व बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी एंड मास नंबर की। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।